टॉपिक है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है बताना चाहूंगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेशल केस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, या ऐसे भी बोल सकते हैं एज एन स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इन विच जहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन है, एक पर्सन एक ही जॉब असाइन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई, पर यूनिट डिमांड पर यूनिट सप्लाई वो क्या रहेगी, आपकी वन ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड ज्यादा है, ज्यादा जॉब करने की है। एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है एक समय में, ठीक है। एक टाइम में एक पर्सन एक ही जॉब को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को एक बार में दो जॉब दे दो आप, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों पर यूनिट कॉस्ट रहता, मतलब पर यूनिट रहता है आइटम, यानी एक ही डिमांड होगी और एक ही जॉब होगी, ठीक है। या एक ही पर्सन होगा और उसकी एक ही डिमांड होगी। ऐसा नहीं कि वो एक एक साथ एक समय में दो जॉब भी असाइन करे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है असाइनमेंट में, कि इट इज अ m cross n, it is a n cross n, it is a n cross n square matrix। असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, इट इज अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक स्क्वायर मैट्रिक्स था? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या था, एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ठीक है। जहां पर नंबर ऑफ सोर्सेज और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर यहाँ पर मस्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ मशीन, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब्स बराबर होने चाहिए। क्या कंपनी में आप अगर आप इस बात पे फोकस करें कि अगर मेरे पास 4 वर्कर हैं और मेरे पास 3 जॉब हैं, तो क्या मैं एक एक व्यक्ति को फ्री में सैलरी दूंगा क्या? बताएं। अगर मेरे पास 4 वर्कर हैं तो चारों के लिए मेरे पास काम होगा, मैं चारों को कुछ ना कुछ वर्क असाइन करूंगा। और मेरा मोटिव क्या होगा? मेरा मोटिव ये होगा कि मैं कौन सी जॉब किस पर्सन को असाइन करूं, जिससे क्या हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और टाइम मिनिमाइज हो मेरा। मतलब कम समय में मेरा जो जॉब है, मेरी जो वर्क है, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि भाई उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्सन को कौन सी जॉब असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो असाइनमेंट मॉडल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलपीपी in which in which we assign a job in which we assign a job to a person। एक जॉब हम एक ही पर्सन को असाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि एक पर्सन को आप दो जॉब असाइन करोगे। to get to get the maximum profit or to minimize the time or to minimize the cost, ठीक है। हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। कोई भी पर्सन खाली नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो? कोई भी पर्सन हमारा कैसा नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। भाई हम जॉब करने जाते हैं तो जॉब का मतलब है हमें सबको काम असाइन होना चाहिए, वर्क असाइन होना चाहिए सभी एवरी पर्सन को, ठीक है। तो इट इज अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स in which each person each person assign assign a job, ठीक है। इन विच ईच पर्सन असाइन अ जॉब, एवरी पर्सन को एक जॉब असाइन होगी ही, ठीक है। अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस की प्रॉब्लम बोली जाएगी।
और भी बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ठीक है, इन विच डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड कैसे होंगे, इक्वली इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वली होंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ यूनिट होंगे, ठीक है, यूनिटी वन होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा है, क्या एक पर्सन की डिमांड दो जॉब करने की होगी, नहीं, हमारा मेन मोटिव है कि एवरी पर्सन परफॉर्म करेगा एक सिंगल जॉब। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को आपने दो जॉब दे दी और एक फ्री में एक एम ही बैठा है, ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे सारे वर्कर्स कैसे होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, द मैथमेटिकल असाइनमेंट मॉडल, मैथमेटिकल असाइनमेंट मॉडल क्या होता है हमारा, इस तरीके से बनाते हैं। ये तो हो गए मेरे ए बी सी डी, ये तो पर्सन्स हो गए, पर्सन्स, और इधर जॉब हो गई मेरी, जॉब्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन खींच लेना, है ये ट्रांसपोर्टेशन की तरह, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ आएगा C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C33, C24, C24, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को, C24, यस सर। C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43 और C44, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स है, चार पर्सन है मेरे पास और चार ही जॉब है चारों के लिए। अब मेरा मोटिव है कि मैं किस पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करूं जिससे मेरा टाइम क्या हो, मिनिमाइज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, कोई भी पर्सन खाली नहीं बैठे मेरा, यही मेरा मोटिव होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम्स को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना C11, C12, दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। और उस इस पर्सन को इस जॉब को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा लगाना पड़ रहा है मेरे को इस पर्सन को इस जॉब को करने में कितना कॉस्ट लग रही है, ये कॉस्ट इसमें असाइंड है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस जॉब को करने में इस पर्सन को कितना कॉस्ट लगेगी, वो ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट में आप क्या करेंगे, जहां जहां असाइंग आएगा, जैसे मान लो असाइंग होती है ए को थर्ड जॉब, बी को सेकंड जॉब असाइन होती है, सी को थर्ड जॉब असाइन होती है, डी को फोर्थ जॉब असाइन होती है, तो जहां जहां प्लेस पर गोले आएंगे, सर्कल्स आएंगे, ठीक है, जिस जिस प्लेस पर सर्कल्स आएंगे उस इस प्लेस पर आपको जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को प्लस करना है, जो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को प्लस करना होगा, जिससे मेरी असाइनमेंट कॉस्ट निकल के आएगी, टोटल असाइनमेंट कॉस्ट, यानी इस असाइनमेंट को करने में मुझे क्या कॉस्ट लग रही है,
बात समझ रहे हो? जैसे मैं दूसरे और भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने दूसरा टास्क ले लिया कि भाई इसको करने में ये इसको ये जॉब मिली है, इसको ये जॉब मिली है, ठीक है, ये वाली जॉब मिली है। तो एवरी पर्सन असाइंग अ जॉब, सभी पर्सन को एक एक जॉब मिल गई, ठीक है। तो टोटल असाइनमेंट, हाँ, टोटल टोटल असाइनमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट क्या हो जाएगी पर यूनिट के हिसाब से? C11 × 1 यानी C11 प्लस यहाँ पर C22 आया है, C22 प्लस यहाँ पर C34 आ रहा है, यहाँ पर C43 आ रहा है। इन सभी कॉस्ट जो जो आ रही है सबको ऐड कर देंगे, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? बहुत सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम, इट इज एम एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहां पर नंबर और रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इन विच ईच पर्सन, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? ईच पर्सन असाइन अ जॉब, एवरी पर्सन को एक जॉब असाइन करनी है आपको, ठीक है। It is a special type of transportation problem in which supply and demand equally होती है। सप्लाई और डिमांड कैसे होते हैं? इक्वली होते हैं, यूनिट होते हैं, वन होते हैं, ठीक है। हाँ बताएं प्लीज, कोई भी बताएं। क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया? हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए Yes, हाँ, sir. आगे बताता हूँ मैं आपको, इसकी और थोड़ी सी थ्योरी और बता देता हूँ। जैसे इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख देता हूँ कि गिव एन फैसिलिटीज, एन फैसिलिटी गिवन है एंड एन जॉब, और एन जॉब है आपके पास, जॉब्स, एंड गिवन है, गिवन द effectiveness, the effective the effectiveness of each facility, facility for each job, the the problem is to is to assign, हमारी प्रॉब्लम क्या है? इज टू असाइन each facility each facility each facility to one and only one job, ठीक है ना। ईच फैसिलिटी असाइन करनी है टू वन एंड ओनली वन जॉब, so so is optimize, so that sorry so that given measure given measure given measure of effectiveness ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन टर्म ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट टाइम टाइम एंड अदर
ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, इज ऑप्टिमाइज, इज ऑप्टिमाइज, ब्रैकेट में सर सर मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बाद में क्या है सर? प्रॉफिट टाइम। ओके सर। ठीक है, मैक्सिमाइज एंड और मिनिमाइज, और मिनिमाइज। ठीक है, ये है। इससे समझ लो, मान लो आपको एन फैसिलिटी दे रखी है और एन जॉब दे रखे हैं, एंड गिवन द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच फैसिलिटी टू ईच जॉब। ठीक है, हमें क्या करना है, इफेक्टिवनेस मतलब हमें इस तरीके से उसको बनाना है, असाइन करना है कि ईच फैसिलिटी टू ईच जॉब प्रोवाइड करनी है। द प्रॉब्लम इज टू असाइन, हमारी प्रॉब्लम क्या है, इज टू असाइन ईच फैसिलिटी टू वन एंड ओनली वन जॉब। एवरी फैसिलिटी को एक ही जॉब असाइन करनी है, सो दैट गिवन मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मीन्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, टाइम को क्या करना है, मैक्सिमाइज इज ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब है मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, यानी कॉस्ट को करना है मिनिमाइज, टाइम को करना है मिनिमाइज, और प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। हमारा मेन मोटिव ये है। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? हाँ बताएं। yes sir. यस सर। ओके, हमें एक बार अटेंडेंस शेयर करना मेरे को, है ना? okay sir. चलिए, अब देखो असाइनमेंट को सॉल्व करने के मेथड है हंगेरियन मेथड। मैं वो मेथड बता रहा हूँ, methods of solving assignment problem। Method of solving assignment problem। ठीक है, मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड, ब्रैकेट में हंगेरियन मेथड। ठीक है, ये मेथड है जो असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस मेथड को मैं आपको एक क्वेश्चंस लेकर के क्लियर करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, हाँ, कि 4 जॉब है हमारे पास, 4 जॉब्स आर टू बी डन ऑन फोर ऑन 4 डिफरेंट मशीन। कह रहा है 4 जॉब है आपके पास, आर टू बी डन ऑन 4 डिफरेंट मशीन, जो कि 4 मशीन से हमें बनानी है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, द कॉस्ट, ब्रैकेट में इन रुपीज ऑफ reducing ith job on the jth machine is given below। ठीक है, वो हमें नीचे दे रखा है। देखो उसने बोला कि क्वेश्चन है फर्स्ट, कि 4 जॉब आर टू बी डन ऑन 4 डिफरेंट मशीन, 4 जॉब 4 डिफरेंट मशीन से हमें करवानी है। द कॉस्ट इन रुपीज, ये कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से, ऑफ प्रोड्यूसिंग आइथ
job on the jth machine is given below. ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट आपको उसमें दे रखी है, ये देखो। चार जॉब हैं, चार मशीन है। इधर तो आ गई जॉब, जॉब मतलब J1 J2 J3 J4। ठीक है, ये हो गई जॉब्स। और इधर हो गई मशीन, मशीन है M1 M2 M3 M4। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 15, आपकी 17, 14, 16। ठीक है, और 11 12 13, 11 12 15 13, 15 और 13। ठीक है, एंड 13 12 10 और 11। ठीक है, 15 13 14 और 17। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, चार जॉब है, चार मशीन है, कौन सी जॉब किस मशीन को देनी है जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, सबसे पहले चेक करो क्या ये बैलेंस है। चलो इसका एक वो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ, ले लिया। यस सर। Yes. हाँ, चलो बताओ क्या ये बैलेंस है या नहीं है? Yes. बैलेंस है, बिल्कुल सही है। इट इज अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस है, ब्रैकेट में 4x4 मैट्रिक्स है, 4x4 मैट्रिक्स है ऑर्डर का। ठीक है, इसमें अनबैलेंस भी आता है, वो आगे की बात करेंगे, अभी तो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। अब बाय हंगेरियन मेथड, मेथड हंगेरियन मेथड की फर्स्ट स्टेप होती है, पहले रो मिनिमा करते हैं, रो मिनिमाइज करते हैं। क्या होती है इसकी स्टेप? कि द सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग द smallest element, subtracting the smallest element from from every element elements of the corresponding रो। ठीक है, बात समझ में आ गई? रो मिनिमा। सेम वे में कॉलम मिनिमा करेंगे। कॉलम मिनिमा देख लेना एक बार कि अगर रो मिनिमा लगाने से सभी कॉलम में एक एक जीरो बनानी है आपको, एटलीस्ट एक जीरो तो होनी चाहिए। कॉलम मिनिमा में भी यही है, subtracting the smallest element from every element of the corresponding column। हाँ, बात समझ में आ रही है भाई? दोनों स्टेप समझ में आ गई? अब देखो क्या करना है, मैट्रिक्स पे पहुंचते हैं अपन वापस। मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ, देखें। चार जॉब है हमारे पास, 1 2 3 4।
हाँ, J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4। ठीक है। हाँ बेटा जरा देखें मैट्रिक्स में पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 11, 11। 11 को बाकी सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करो तो 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेगा? 4 बचेंगे। बोले कितने बचे? 4। 4, और 11 में से 11 के 0। yes sir, 13 में से 11 जाएंगे 2 बचेंगे। और 15 में से 11 जाएंगे 4 बचेंगे। अब सेम वे में सेकंड रो देखो, सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 12। 12 को बाकी सारे एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करें तो ये जाएगा 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा। 12 में से 12 गया 0, 12 में से 12 गया 0 और आगे 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। ठीक है। थर्ड रो में जाए, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 10। 10 को बाकी सारे एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करें तो हाँ 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा। 4 और 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 10 जाएगा 0 और 4 बचेगा। ठीक है भाई। लास्ट रो, लास्ट रो 16 13 11 है सबसे छोटा तो कितना बचा? 5। 16 में से 11 गया तो 5 बचा। 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा। और 11 में से 11 0 और 17 में से 11 गया तो 6 बचेगा। हाँ बताएं, क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब कॉलम मिनिमा चेक करो। अब पहले चेक करो कि सभी रो में एक एक जीरो हो गई। देखो पहली रो में एक जीरो हो गई, दूसरी रो में 2 जीरो हो गई, तीसरी रो में भी एक जीरो है, फोर्थ रो में भी एक जीरो है। अब कॉलम चेक करो, क्या सभी कॉलम में एक एक जीरो है? देखो पहले कॉलम में नहीं है जीरो, दूसरे कॉलम में जीरो है, तीसरे में जीरो है और चौथे में नहीं है। तो जिनमें जीरो नहीं है कॉलम में उनमें जीरो बनाएंगे कॉलम मिनिमाइज लगा करके। ठीक है। अब कॉलम मिनिमाइज वाला ऑपरेशन लगाओ तो कॉलम मिनिमा लगा रहे हैं हम। बाय कॉलम मिनिमा मैंने इसकी स्टेप नीचे लिखी हुई है। तो कॉलम मिनिमाइज करेंगे तो ये देखें, फिर से बना रहा हूँ इसको डायग्राम को, मैट्रिक्स को। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4। हाँ भाई। अब कॉलम वाइज चलें। पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 4। 4 को बाकी सारे एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो गया, 1 बचा, 0 हो गया और 1 बचा। ठीक है। चलें आगे बताएं। इसमें तो चेंज करना नहीं है मुझे क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में 0 है, तो आपको इसमें कॉलम मिनिमा नहीं करना है। थर्ड में भी है ऑलरेडी 0 तो इसमें भी नहीं लगाना है। 0 0 0। फोर्थ कॉलम में देखें नहीं है 0 तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये जाएगा 3, 1 से 1 गया 0, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। देखो हो गया क्लियर। अब चेक करें। देखो सभी रो सभी कॉलम में एक एक जीरो आ गई भाई। क्या लिखेंगे? सिंस ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एटलीस्ट 1 जीरो, है ना? स्टेप नंबर थर्ड लिखना। अब आप स्टेप नंबर थर्ड लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड स्टेप कि सिंस each row and each column have at least 1 जीरो। ठीक है। then give then give then give the zeroth assignment, zeroth assignment। अब हमें असाइनमेंट गिव करना है, जीरो को असाइन करना है। समझ रहे हो बात मेरी?
किसको असाइन करेंगे अब आप? 0 को असाइन करेंगे। अब देखो कैसे असाइन करते हैं, रो वाइज चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट रो में एक 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी तो 2 आ रही है, छोड़ दो इसको अभी। सेकंड रो में चले, इसमें 3 0 आ रहे हैं, इसमें तो इससे ज्यादा आ रही है, इसको भी छोड़ दिया। थर्ड रो में 2 0 आ रहे हैं, इसको भी छोड़ दिया। फोर्थ रो में एक 0 दिख रही है आपको, दिख रही है ना? इस 0 को असाइन कर दिया मैंने, ऐसे असाइन को मतलब ब्रैकेट लगाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है इसके ऊपर। इस 0 का साइन कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितनी 0 उनको क्रॉस आउट करना है। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितनी भी 0 उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कॉलम वाइज चलते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं। इस कॉलम में 2 0 है, नहीं दे सकते। इस कॉलम में 2 0 है, नहीं दे सकते। इस कॉलम में एक असाइनमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। इस कॉलम में एक 0 है, इसको असाइन कर दिया मैंने। इसकी करस्पॉन्डिंग रो में एक 0 दिख रही है, उसको काट दिया। इसके करस्पॉन्डिंग रो में एक 0 दिख रही है, उसको क्रॉस आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब फिर हम दोबारा ऊपर से चलेंगे रो वाइज। पहली रो में 2 0 है, अभी नहीं दे रहे। सेकंड रो में असाइनमेंट हो गया, हो गया। थर्ड रो में एक 0 दिख रही है, ये वाली तो क्रॉस आउट है, इसको मत मानना अब, ये तो क्रॉस हो चुकी है। एक 0 दिख रही है, इसको साइन कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई 0 दिख रही है तो उसको काट दिया। ठीक है, फोर्थ रो में एक असाइनमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब कॉलम वाइज चलते हैं। इस कॉलम में असाइनमेंट हो गया, हो गया। इस कॉलम में असाइनमेंट हो गया, नहीं, इसमें एक 0 आ रही है, इसको साइन कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग अगर रो में कोई 0 होती तो उसको हम काट देते। ठीक है, थर्ड कॉलम में चले, एक असाइनमेंट हो गया। फोर्थ कॉलम में चले, एक असाइनमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो एवरी रो एवरी कॉलम में एक एक असाइनमेंट दिख रहा है आपको? यस सर। इसका मतलब हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, टास्क आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार प्लीज। ले लिया सबने? यस सर। हाँ, चलें आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक पहले कॉलम वाइज देखना है, उसके बाद रो वाइज देखना है। नहीं, पहले रो वाइज चलते हैं, देन कॉलम वाइज सर एक चलते बार हैं। वापस बता दीजिए सर। वापस चलते हैं, देखो मैं एक बार अनडू कर देता हूँ उसको वापस से। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या, देखें, देखो इस रो में मेरी कितनी वो थी, कितनी थी बताओ? 2 0 थी, इसको मैंने दो। छोड़ दिया था। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। हाँ, अब दोबारा समझ लो, फिर से बता रहा हूँ। इस रो में 2 0 है, छोड़ दो अभी। इस रो में 3 0 है, छोड़ दिया मैंने। इस रो में 2 0 है, छोड़ दिया। इस रो में एक 0 है, इसको साइन कर दिया मैंने। इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी 0 आ रहे हैं उनको क्रॉस कर देते हैं, ऐसे क्रॉस काट दिया। ठीक है, अब फिर कॉलम वाइज चलते हैं। इस कॉलम में 2 0 है, नहीं देना। इस कॉलम में 2 0 है, नहीं देना। इस कॉलम में हो गया असाइनमेंट। इस कॉलम में एक 0 है, इसको साइन कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग रो में अगर कोई 0 है तो उसको काट देंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी कटी हुई है उसको नहीं काटना है आपको। ठीक है, अब कॉलम वाइज हो गया, फिर से रो वाइज चलो ऊपर से। इस रो में 2 0 है, अभी नहीं देंगे। इस रो में एक एक असाइनमेंट हो गया, इसमें एक 0 दिख रही है, एक तो कटी हुई है। एक खाली 0 दिख रही है, उसको साइन कर दिया आपने। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 को काट देंगे। ठीक है, इस रो में असाइनमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब कॉलम वाइज चलो, इस कॉलम में असाइनमेंट हो गया, हो गया। इस कॉलम में एक 0 है, इसको साइन कर दो। इसकी करस्पॉन्डिंग अगर रो में कोई 0 होती तो उसको काट देते। देखो हो गया कंप्लीट वास्ट से। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस each row and each column, या every row and every column, since every row and every column, every row and every column have have an assignment, have an assignment
have an assignment, then the solution is, हमारा solution कैसा होगा, is optimal assignment, then the solution is optimal assignment. ठीक है, ऑप्टिमल असाइनमेंट बोला जाएगा। तो टोटल असाइनमेंट कॉस्ट क्या होगी, असाइनमेंट कॉस्ट क्या होगी भाई, टोटल असाइनमेंट कॉस्ट, जहां जहां असाइनमेंट आया है, कहाँ कहाँ आया है देखें आप लोग, असाइनमेंट आया है एक तो यहाँ पर क्या कॉस्ट थी वो देख लो, क्या कॉस्ट थी, देखो आंसर में चलते हैं, यहाँ पर कॉस्ट थी 11, तो यहाँ 11 प्लस करेंगे, 11 प्लस, अच्छा दूसरे में देखते हैं, यहाँ J2 को 4th जॉब मिली है 13, तो यहाँ पर 13 है, तो यहाँ आ जाएगा 13, 11 प्लस 13 प्लस, हाँ नेक्स्ट 14, J3 में कितना आ रहा है, 14, yes, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 14 प्लस, और नेक्स्ट 11, है 11, 11, बिल्कुल yes, सही है 11, यहाँ आ जाएगा 11, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 9, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 49 रुपीज, 49, 49 रुपीज आई है उसकी yes, असाइनमेंट कॉस्ट। ठीक है, कौन सी जॉब किसको असाइन करी है, कि J1 जॉब आपने असाइन करी है, किसको किसको करी है असाइन, कौन सी मशीन को दी है, M2 मशीन को, ये ऐसे लिख के बताना है। J2 जॉब किसको असाइन करी है आपने, कौन सी मशीन को असाइन करी है, 4th मशीन को, M4 को, ठीक है, और J3 जॉब असाइन करी है आपने किस मशीन को, फर्स्ट मशीन को, और J4 जॉब असाइन करी है आपने किसको, 3rd मशीन को, जिसमें टोटल असाइनमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है इस असाइनमेंट को करने में, 49 रुपीज आ रही है। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया सबको, yes, चलिए यस सर। आज की क्लास यहाँ तक ओवर होगी अपनी, आप एक बार मेरे को अटेंडेंस भेजना जो भी है अमित। yes, sir. हाँ चलिए क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं।